जी गर्ल्स, आगे अब हम इसके डिस्कस करने लगे हैं ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट दी हुई है, द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स 2 पैरामीटर अल्फ़ा और बीटा। ठीक, सिंपल रिग्रेशन के 4 पैरामीटर होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, म्यू, वाई गिवन एक्स और सिग्मा स्क्वायर। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है कि 2 होते हैं, 4 होते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स 4 पैरामीटर्स अल्फ़ा, बीटा, म्यू, वाई गिवन एक्स एंड सिग्मा स्क्वायर। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद वो कहता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये बात ठीक है। द पैरामीटर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द स्लोप। नो, अल्फ़ा आपके पास इंटरसेप्ट है एंड बीटा इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये क्रॉस है, ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें अल्फ़ा आपके पास क्या है? वो इंटरसेप्ट होता है और बीटा आपके पास क्या होता है? वो आपके पास स्लोप होती है रिग्रेशन लाइन की। फिर उसके बाद है जी रिग्रेशन कोफिशिएंट डिनोटेड बाय अल्फ़ा। नो, इट्स डिनोटेड बाय बीटा। स्लोप जो है अगर इंटरसेप्ट होता तो वो ज़रूर आपका अल्फ़ा से होता। पैरामीटर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। हाँ जी, ऐसा ही है, इंटरसेप्ट है वो। फिर उसके बाद है रिग्रेशन एनालिसिस, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलवेज प्री फिक्स्ड वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ रैंडम। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पहले से फिक्स होती हैं उसकी वैल्यूज़, और उसकी बेस के ऊपर आप वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। वाई रैंडम होता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू शुड बी लीस्ट पॉसिबल। बिल्कुल, वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा। शुड बी मिनिमम, शुड बी लीस्ट पॉसिबल का मतलब यही है कि आपके पास समीशन वाई जो कि आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं माइनस वाई कैप जो कि आपकी एस्टिमेटेड लाइन है, उसका स्क्वायर आपको क्या देता है? हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या है? ये इस लाइन से फाइंड आउट की हुई डेफिनेशंस में से मिनिमम वैल्यू है। अगर इसके अलावा आप कोई और लाइन ले लेंगी, ठीक है, तो वो आपको मिनिमम वैल्यू नहीं देगी। वाई कैप अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ए प्लस बी एक्स की जो लाइन है उससे जो डेविएशन लेंगे, उससे जो स्क्वायर करेंगे वो और फिर सम अप करेंगे, वो आपको मिनिमम या लीस्ट वैल्यू देगा। ये आपका लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल है। उसके बाद आपके पास है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एस्टिमेट्स ए बी फॉर द पैरामीटर्स अल्फ़ा एंड बीटा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। The constant b estimate the parameters beta representing the slope of the regression line। b आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। किसके लिए? बीटा के लिए। रिग्रेशन लाइन की स्लोप है ये। बिल्कुल ठीक। द रिग्रेशन कोफिशिएंट b इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। नहीं, ये आपके पास ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। Estimated regression equation y on x is used to estimate the mean value of y for a given value of x। हाँ जी, ऐसा ही है। Filling the blanks and correlation analysis is possible when the both variables x and y are random। दोनों random होंगे। रिग्रेशन में तो आपके पास x जो है वो नॉन रैंडम है और y जो है वो रैंडम है। कोरिलेशन में ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होते हैं और इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास x और y जो हैं वो क्या हैं, तो ये रैंडम होते हैं दोनों। इफ़ द टू वेरिएबल्स मूव इन द डैश डायरेक्शन द कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल से के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में अगर चेंजिंग आ रही है तो वो आपका कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा सेम डायरेक्शन। If the two variables move in dash direction, the correlation is negative। अगर आपका x वेरिएबल बढ़ रहा है और y वेरिएबल कम हो रहा है, और अगर y वेरिएबल आपका बढ़ रहा है और x कम हो रहा है, तो इस सूरत हाल में आपके पास जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव होगा। जब उनमें रिलेशनशिप नेगेटिव पाया जाएगा ना, तो b की वैल्यू माइनस में आएगी और वो शो करेगी कि आपके वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शंस में चेंज हो रहे हैं। तो इस फिलिंग द ब्लैंक में आएगा ऑपोजिट। The correlation coefficient is that of change of origin and scale
यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जी बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर यू वी आपका आर एक्स वाई या वाई एक्स के बराबर होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसमें ओरिजिन या स्केल में अगर चेंजिंग कर देते हैं, वैल्यू विल बी द सेम। फिर उसके बाद है द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ डैश मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ज्योमेट्रिक मीन। आपको बताया था ना कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, जो कि आपके पास क्या है, कोफिशिएंट कोरिलेशन बनती है अगर दो आपके रिग्रेशन जो कोफिशिएंट्स हैं उनका अंडर रूट ले लिया जाए, यानी ज्योमेट्रिक मीन ले लिया जाए, तो वो क्या बनता है, वो स्मॉल आर के बराबर है। ये फार्मूला भी आप लोगों को प्रॉपर्टी में याद होगा, प्लस माइनस तो वो साइंस की वजह से होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, ये फार्मूला है उसका। जी फिर उसके बाद वो कहता है आर इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पास इंडिकेट करता है कि दोनों वेरिएबल आपस में क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास आर इज इक्वल टू ज़ीरो है तो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो दोनों बराबर हो, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उससे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें आपस में कोई भी बाहमीन सार की कोई स्ट्रेंथ पाई नहीं जाती।